Hello. So now we are going to discuss Bhavan Vidyalay's mathematics first term paper, and first of all we are going to discuss objective questions. Objective questions में ये first question है. Question is which of the following is an irrational number? Right? तो यहाँ पर अगर मैं irrational number की बात करूँ तो this is a number which is not rational. ठीक है, अब ऑप्शन से चेक कर लेते हैं. पहला ऑप्शन अगर मैं देखूं तो इट इज √16 minus 4 which is actually 4 minus 4 which means equal to 0. नेक्स्ट अगर मैं देखूं ऑप्शन तो यहाँ पर a minus b into a plus b की अगर मैं आइडेंटिटी लगा दूं तो मेरे पास ये बन जाएगा 9 minus 3 which is actually 6. थर्ड ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, राइट. अगर फोर्थ ऑप्शन देखूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ एज 5. स्क्वायर रूट ऑफ 25 मीन्स 5. अब अगर फर्स्ट ऑप्शन को हम देखें, दिस इज अ रैशनल नंबर. इट कैन बी रिटन एज p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें, अगेन इज अ रैशनल नंबर, कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q, q not equal to 0, p and q are integers. थर्ड ऑप्शन अगर मैं देखूं तो इसको भी मैं p by q फॉर्म में लिख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर p इज नॉट एन इंटीजर, जबकि रैशनल नंबर होने के लिए p एंड q दोनों को इंटीजर होना पड़ेगा. तो दिस इज नॉट रैशनल. इसका मतलब दिस इज एन इरैशनल नंबर. तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. Now question number 2. Question number 2 is if a equals to -2 and b equals to -1, then this equals, right? अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको. So how can we take it out? a की वैल्यू -2 रख देते हैं और b की वैल्यू -1 रख देते हैं. वैल्यू आ जाएगी, राइट. चलो रख देते हैं. तो ये बनेगा -2 raised to power minus of -1 minus -1 raised to power -2, राइट. सिंप्लीफाई करते हैं हम. यस, तो ये आपके पास आएगा -2 raised to power 1 minus -1 raised to power -2. तो ये आपके पास आ गया -2 माइनस, इसको आप लिख सकते हो 1 upon -1 raised to power 2. अब दिस इज एक्चुअली 1 क्योंकि -1 की पावर 2 गिव्स यू 1. तो आपके पास एक्चुअली ये बन गया -2 -1 विच इज इक्वल टू -3. तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से व्हाट द आंसर. सो आंसर इज ऑप्शन 1. चलो क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज. ऑप्शंस में से बताना है. डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिनोमियल. ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन द पॉलिनोमियल तो मुझे ये दिख रही है. बट क्या ये डिग्री है? ये अगर ध्यान से देखो तो ये टर्म तो 0 ही है, ये तो 0 ही है. इनफैक्ट ये टर्म भी क्या है? 0 ही है. तो एक्चुअली ये पॉलिनोमियल है क्या? इट इज एक्चुअली 4x raised to power 4 plus 5x plus 7. So now the highest power of the variable involved is 4. So degree in this case is 4. That is option 1 is the correct option. Question number 4. If the coordinates of the points are t minus 3, 2, q 5, -3, तो आपको इसको इवैल्यूएट करना है, राइट. तो सबसे पहले ऑर्डिनेट ऑफ p. व्हाट इज ऑर्डिनेट? इट इज द y कोऑर्डिनेट, राइट. तो y कोऑर्डिनेट ऑफ t कितना है? 2 माइनस एब्सिस्सा ऑफ q. व्हाट इज एब्सिस्सा? द x कोऑर्डिनेट. तो x कोऑर्डिनेट ऑफ q कितना है? 5. व्हाट इज द आंसर? -3. तो ऑप्शन इज ऑप्शन 4. Question number 5. Question number 5 is if A and B are the only two outcomes of an event,
and probability of A is given to you, then what will be the probability of B? Now here, if we take into focus this statement, we get to know something. See, A and D are the only two outcomes, means probability of A plus probability of B will be equal to 1. Probability of A is given to be 0.32. Probability of B आपको निकालनी है, निकाल लो इस रिलेशन से. तो probability of B कितनी आएगी? It will turn out to be 0.68. That is second option is the correct option. Question number 6. Area of equilateral triangle of side 2A is. अब area of equilateral triangle का फॉर्मूला तो हमें आता है, √3/4 साइड स्क्वायर, है ना. तो साइड कितनी है? 2A. गुड. एंड फर्दर आपके पास ये बन जाएगा √3/4 into 4A². तो अल्टीमेटली आंसर टर्न्स आउट टू बी √3A² square units. Which option? Option 3. Right? Question number 7. What is question number 7? यहाँ पर हमें एरिया निकालना है ऑफ ट्राइंगल OAB और आपको O दिया हुआ है ओरिजिन. A के कोऑर्डिनेट 0,5, B के कोऑर्डिनेट -5,0. मैंने पहले से आपके लिए कार्टेशियन प्लेन बना रखा है और उस पर पॉइंट्स भी मार्क कर रखे हैं, ये तीनों के तीनों. राइट. तो अब ट्राइंगल OAB बनाना है, फिर उसका एरिया निकालना है. तो लो, आपके पास ट्राइंगल OAB आ गया. अब इसका एरिया निकाल लेते हैं. ये कैसा ट्राइंगल है? दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट. तो इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू दिस इज द बेस, ये कितना यूनिट आएगा? 5 यूनिट. इंटू हाइट, दिस इज द हाइट, ये कितने यूनिट आएगी? अगेन 5 यूनिट. So you'll get 25/2, which means 12.5 square units is your answer, means option 2. Question number 8. Question number 8 क्या है? x² plus px plus 12 given है equal to x plus 4 into x plus 3. For all x आपको value of p निकालनी है. राइट. तो इन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है. अब अगर ये इसके बराबर है, तो अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके देखूं तो मेरे पास क्या आता है? x² plus 7x plus 12. राइट. अब ये इसके बराबर गिवन है, तो ऑन कंपैरिजन वी कैन सी p is 7. That is option 1 is the correct option. Question number 9. Which of the following number is not the value of this? Right. So पहला ऑप्शन देखते हैं. पहला ऑप्शन देखते सारी हमें पता चल गया कि this is not the value of this. क्योंकि यहाँ पर अगर इसको देखें तो it is 5/6 raised to power 1/5 into -1/6. But here 1/5 minus 1/6 given है. राइट. तो नॉट द वैल्यू का केस ये सेटिस्फाई कर रहा है. एंड दिस इज अ सिंगल आंसर MCQ. तो आंसर तो ऑप्शन 1 आ चुका है. राइट. और ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 जब आप खुद से चेक करोगे आप देखोगे कि ये तीनों वैल्यूज ऑफ दिस आएंगे. राइट. तो नॉट द वैल्यू के लिए आंसर इज ऑप्शन 1. Question number 10. Question number 10 is quadrilateral formed by joining these points is. Right. तो मैंने आपके लिए पहले से कार्टेशियन प्लेन बना रखा है, उस पर ये सारे पॉइंट्स मैंने मार्क कर रखे हैं. आप इनको ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटरल बना लो. तो जैसे ही हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया हमें क्या नजर आ रहा है? हाँ जी, क्या ये ट्राइंगल है? नो. क्या ये स्क्वायर है? नो. क्या ये रेक्टेंगल है? नो. विजुअलाइज ही हो रहा है ये तो, है ना. ताकि क्या है? दिस इज अ ट्रेपेजियम. ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन. लेकिन
थोड़ा सा अगर और जस्टिफाई कर दें कि ये ट्रेपेजियम है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो AB और CD सेगमेंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, एंड इन फैक्ट वी कैन सी दैट AB इज पैरेलल टू CD। और अगर AB पैरेलल टू CD है इस क्वाड्रिलेटरल की, तो यही तो डेफिनेशन होती है ट्रेपेजियम की, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। तो दिस इज द ट्रेपेजियम। ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ हमें वैल्यू ऑफ A निकालनी है, so that x equals to 1 and y equals to 1 is the solution of this equation। अब अगर x equals to 1 and y equals to 1 solution है इस equation के, तो it means ये क्या करेंगे, इसको satisfy करेंगे, right? So it means कि अगर मैं x की जगह यहाँ 1 पुट कर दूं और y की जगह 1 पुट कर दूं, तो this equation will hold। So means 9a into 1 plus 12a into 1 equals to 63। तो यहाँ से आपके पास आ गया 9a plus 12a equals to 63, that is 21a equals to 63, that is A turns out to be equal to 3। So which option? Option 2। Question number 12। Question number 12 में सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है, ठीक है। सेम है, सेमी पेरीमीटर को स्मॉल h से डिनोट कर देते हैं, तो दिस इज गिवन टू बी 20 सेंटीमीटर, राइट। प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर विद ऑल द 3 साइड्स रिस्पेक्टिवली इज 30 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको मैं लिखूं मैथमेटिकली, इट मीन्स अगर मैं 3 साइड्स को से स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c से डिपिक्ट कर दूं, तो दिस लाइन means semi-perimeter minus the first side into semi-perimeter minus the second side into semi-perimeter minus the third side is equal to 30, right? So these two informations are given and you are interested in finding the area of the triangle. So using Heron's formula you can find it. Heron's formula क्या कहता है? Area of triangle is equal to square root of s into s minus a into s minus b into s minus c। So इसकी वैल्यू 30, s की वैल्यू 20, it means it will turn out to be square root of 20 into 30 means square root of 600, means which answer? Option 2, 10 root 6 centimeter square। Question number 13, इसमें एक आपको फिगर अवेलेबल है, YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and XZY respectively। So YO is the bisector of this angle, YO is the bisector of this angle। तो इसका मतलब ये दोनों छोटे छोटे एंगल्स आपको पता चल गए, किसके बराबर होंगे? 54 डिग्री by 2, that is they will be 27 degrees each। इसके बियॉन्ड ZO is the bisector of angle XZY, that is ZO is the bisector of this angle। So it means ये दोनों एंगल्स इक्वल होने वाले हैं, राइट। बट अगर मैं ये पूरा मेजर निकालूंगी एंगल का, तभी मेरे पास ये दो छोटे एंगल्स का मेजर आएगा, ठीक है। अब मैं इंटरेस्टेड किसमें हूँ? एंगल YOZ में। अभी तक तो जो गिवन था मैंने उससे कुछ इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश करी है, राइट। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन एंगल YOZ। सो हियर इज एंगल YOZ। अब ये कब निकलेगा? जब ये और ये एंगल पता हो। तो मैं ट्राइंगल YOZ में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लगा के ये एंगल निकाल दूंगी, राइट। तो इतना ये वाला एंगल तो मुझे पता है 27 डिग्री है। अब ये एंगल निकालना है, बट इसके लिए अभी हमने देखा कि हमें पूरा एंगल निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो। तो ये पूरा एंगल कैसे आएगा? एंगल XZY कैसे आएगा? भाई ट्राइंगल XYZ में आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल निकालो, तो तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एंगल XZY आ जाएगा। जो भी आएगा उसका हाफ करोगे तो आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, और जब ये वाला पार्ट आ जाएगा तो ये 27 डिग्री ये पार्ट आ चुका है। ट्राइंगल YOZ में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो एंगल YOZ आपके पास कितना आ जाएगा?
121 degree. Right? So option 2, correct option. Question number 14. Straight line passing through the points 1, 6, 0, 4, -2, 0 has equation. Option चूज करना है करेक्ट. तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट जो है वो लाइन पर लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये इक्वेशन ऑफ लाइन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इन सब इक्वेशंस में बारी बारी से इन पॉइंट्स को उठा के फीड करके देखना है और फिर इनमें से जिस इक्वेशन को ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा. और जब आप ये काम करोगे आप देखोगे कि पहला ऑप्शन ही आपका आंसर है. ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसको 1, 6 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 0, 4 भी और -2, 0 भी. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में एक पॉइंट की बात हो रही है. इट इज टॉस्ड 40 टाइम्स एंड इट शोड टेल 24 टाइम्स. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग अ हेड. अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड निकालनी है तो वी नो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच हेड केम अप अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच हेड केम अप हमें निकालना पड़ेगा. इट विल बी इक्वल टू 40 - 24. तो 40 - 24 का मतलब 16 times is the number of times head came up. ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट इज 40. तो 16/40 आपके पास आ गया है. इसको आप फर्दर रिड्यूस करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है 2/5. दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 16. 10.34 bar in the form P/Q is. राइट, तो इस क्वेश्चन को हमें करना है. तो यहाँ पर let x equals to 10.34 bar. It means x is equal to 10.34 and so on. राइट, अब यहाँ पर अगर मुझे इसको P/Q फॉर्म में करना है तो मुझे अब ये नहीं पता कि नीचे कितने जीरोस लगाऊं so that मेरे पास P/Q फॉर्म आ जाए. क्योंकि आपको पता है अगर सपोज ये नॉन टर्मिनेटिंग ना होता, ये टर्मिनेटिंग होता, सपोज ये 10.34 होता, तो इस केस में आप कैसे P/Q फॉर्म बनाते, नीचे 100 लगा के P/Q फॉर्म बन गए. ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो यहाँ पर आपने 100 से डिवाइड किया. राइट, बट यहाँ तो चलता जा रहा है. तो यू डोंट नो हाउ मेनी जीरोस इन द डिनोमिनेटर सो दैट वी कैन मेक द P/Q फॉर्म. तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर कुछ और स्टेप्स करने पड़ेंगे जिससे ये P/Q फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. सो व्हाट कैन वी डू, से आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 100 ऑन बोथ साइड. तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू राइट. तो वंस आपके पास ये चीज आ गई, अब देखो फायदा क्या हुआ. देखो जैसे मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को तो मेरे पास जब ये चीज आई तब मैं देखती हूँ कि डेसिमल के बाद दोनों जगह पे 3434 सो ऑन है ना. अब इसका क्या फायदा होगा, अगर मैं इन इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट खत्म हो जाएगा. एंड यही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था जिसकी वजह से मैं P/Q फॉर्म में नहीं लिख पा रही थी, है ना. सो व्हाट वी डू द थिंग दैट इज वी सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस. तो मेरे पास 100x - x 99x आ जाएगा इक्वल टू दिस माइनस दिस. डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो वैनिश ही हो गया. कितना बचा, 1024. So here x turns out to be 1024/99 means which option? Option 2 is the correct option. Question 17. The linear
Question 17. The linear equation 3x minus y equals to x minus 1 has. अब टू सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है कि इंफिनिटली मेनी सोल्यूशन है। तो अगर मैं ध्यान से इसको देखूं तो मैं इसको कैसे रीराइट कर सकती हूँ? दिस इज एक्चुअली 2x minus y plus 1 equals to 0. ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखा दी मैंने अब तो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सोल्यूशन होते हैं? Infinitely many solutions. So option 4 is the correct option. Question 18. Figure given है, AB is given to be parallel to CD. और आपको एंगल ACE निकालना है, ACE. That is the angle you have to find out. Right? तो सबसे पहले AB parallel to CD है. This is acting as a transversal. तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू वन अनदर बाय पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये भी कितना हो गया? 70 डिग्री। बट मुझे तो ये एंगल निकालना है ना? तो अब यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये एंगल 130 डिग्री है, बट इसको मैं तभी यूज कर सकती हूँ इंफॉर्मेशन को जब मेरे पास यहाँ क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन हो। अब वो इंफॉर्मेशन कौन सी होनी चाहिए? That EF parallel to AB. और अगर EF parallel to AB given है तो डेफिनेटली सिंस AB parallel to CD है तो EF parallel to CD भी होगी। तो all the three will be parallel to each other. तो अब मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकती हूँ। कैसे भाई? अगर EF parallel to CD आ गया है तो अगर ये 130 डिग्री है तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? 50 डिग्री के, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है? 180। Because these two are parallel lines, this is acting as a transversal, तो इन दोनों का sum is 180 degree by co-interior angles. So therefore ये एंगल आपके पास 50 डिग्री आ गया, तो अब पूरा एंगल 70 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। तो बताओ एंगल AC कितना हो जाएगा? It will be 20 डिग्री। तो ऑप्शन 3 is the correct option. Question number 19. Question number 19 में क्या है? Graph of the equation this is. अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो अगर मैं इक्वेशन को ध्यान से देखूं, दिस इज एक्चुअली y इक्वल्स टू 2। और जब आप ऑन अ कार्टेशियन प्लेन इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाओगे तो यू विल वॉच आउट कि आपके पास कुछ ऐसा सा ग्राफ आएगा, a straight line passing through 2 on the positive direction of y-axis and parallel to x-axis. ठीक है? अभी इधर मुझ जाओ। Yes, which option? Option 2 is the correct option because this is parallel to x-axis. Now the turn of question number 20. Question number 20 is a bag contains 20 balls out of which 8 are blue. हमने 10 more blue balls डाल दी in the box. So probability of drawing a blue ball is double of what it was before. Right? तो यहाँ पर सबसे पहले what was the probability before? अगर मैं इसकी बात करूं तो बिफोर 20 balls पर टोटल बॉल, x balls पर ब्लू, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? x by 20। ठीक है? एंड हमने क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, यही बोला है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल की बात करें तो अब जो केस है, जो अब कंडीशन गिवन है, इससे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो अब क्या कंडीशन गिवन है? इफ 10 मोर ब्लू बॉल्स, तो इसका मतलब इनिशियली देवर x ब्लू बॉल्स, नाउ देयर आर x plus 10 ब्लू बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स। तो इसका मतलब अब टोटल बॉल्स की कितनी हो गई? 30 हो गई। राइट? तो प्रोबेबिलिटी विल बी x plus 10 by 30। राइट? So we have got a relation. You can find x from it
एंड हमने निकालना भी क्या है, x ही तो निकालना है। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास x आ जाएगा एंड इट टर्न्स आउट टू बी 10. ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन. So now we are discussing the subjective questions. Subjective questions में जो question number 1 है उसमें क्या था, give an example each of two irrational numbers whose sum is a rational number. ठीक है, तो सबसे पहले दो irrational numbers हम लिख लेते हैं. say एक 10 plus root 5 लिख लिया, एक 10 minus root 5 लिख लिया. ठीक है, दो irrational numbers मैंने लिख लिए. अब अगर मैं इन दोनों का सम करूंगी तो मेरे पास क्या आता है, yes, plus root 5 minus root 5 gets cancelled. I get 20, which is a rational number, right? So this is one such example of two irrational numbers where the sum we are getting as a rational number. अब मैंने क्या सोच कर ये लिखी एग्जाम्पल कि मुझे स्क्वायर रूट नहीं चाहिए इन द रिजल्ट आफ्टर द सम. तो एक जगह प्लस रूट 5 रख लिया, एक जगह माइनस रूट 5 रख लिया. ठीक है, तो आपके पास सिचुएशन क्रिएट हो गई जो आपको चाहिए. ठीक है, इसके बाद आप इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो कीपिंग इन माइंड जो मैंने आपको भी बताया. राइट, बी पार्ट, डिफरेंस इज एन इरैशनल नंबर. अब डिफरेंस इरैशनल नंबर चाहिए तो से अगर ऐसा ही एक लूं, ये सिचुएशन ले ली मैंने, एक इरैशनल नंबर 10 प्लस रूट 5 लिया अगेन, दूसरा इरैशनल नंबर अगेन 10 माइनस रूट 5 लिया है. और जब मैं इसका डिफरेंस ले रही हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 10 माइनस 10 कैंसिल हो रहे हैं एंड आई एम गेटिंग 2 root 5 as the result, which is actually irrational number which was needed as per the condition. So again ये एग्जाम्पल बी पार्ट के लिए भी सूट कर रहा है. तो यहाँ पर अब हमने क्या ध्यान रखा कि जो भी रिजल्ट आएगा आफ्टर द डिफरेंस उसमें स्क्वायर रूट आना चाहिए. तो ऐसे ही ध्यान में रखते हुए आप और भी एग्जाम्पल्स जो हैं वो बना सकते हैं. राइट, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे रिमाइंडर्स निकालने हैं. व्हेन p of x is divided by x minus 3, this is the a part of the question, and in b part मुझे रिमाइंडर निकालना है व्हेन p of x is divided by x plus 3. राइट, तो यहाँ पर रिमाइंडर्स निकालने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लेंगे. एंड व्हाट डज रिमाइंडर थ्योरम से, व्हेन p of x is divided by x minus a, then remainder is p of x. ठीक है, तो यहाँ पर once this is the statement of remainder theorem, तो अब अगर हम इसको लेते हुए ये स्टेटमेंट लिखें तो क्या लिखेंगे, then p of x is divided by x minus 3, then remainder is, हाँ जी, ऑन कंपैरिजन हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या होगा इस केस में, p of 3. ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं ये वैल्यू निकाल लूं तो आपके पास रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग p of x by x minus 3 अचीव हो जाएगा. तो जब आप p of 3 निकालोगे, p of 3 निकालने का मतलब है कि यहाँ पर x की जगह पे आप 3 पुट करोगे तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी आफ्टर पुटिंग x equals to 3, दैट विल गिव यू योर रिमाइंडर which is actually p of 3, और वो आपके पास आ जाता है 61. ये आप खुद से करके देख सकते हो. तो इसका मतलब पहले के लिए आंसर आ गया 61, रिमाइंडर इज 61. ठीक है, सिमिलरली जब आपको बी पार्ट करना है तो हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे अगेन. तो व्हेन p of x is divided by x plus 3, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से ऑन कंपैरिजन, p of minus 3 for the second part. तो p of minus 3 for the second part आप निकाल लोगे. यहाँ पर अब x के लिए आप क्या रखोगे, -3 रखोगे.
ठीक है, तो x के लिए वंस आप -3 रखोगे तो आपके पास यहाँ से वैल्यू अचीव होगी p ऑफ -3 की, दैट इज -143। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए रिमाइंडर आ गया -43 विच इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल आपको गिवन है। आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी निकालने थे। तो मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए पहले ही कार्टेशियन प्लेन बना के रखा हुआ है। इस कार्टेशियन प्लेन पे मैंने ये ए बी सी तीनों पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट कर लिए। प्लॉट करके मैंने देखा सिंस आई रिक्वायर अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के केस में ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब मैंने ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट किया, इनफैक्ट ये रेक्टेंगल कंप्लीट किया, तो मैं देखूंगी कि मेरा डी वर्टेक्स कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। सबको पता है शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, है ना, तो इजीली आपको पता चल गया कि आपका जो डी वर्टेक्स है जब आप क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट करोगे कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। अभी हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, अब हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना है, देखो ये पॉइंट है चाहे सी चाहे डी, ठीक है, दे आर लाइंग अलोंग द सेम लाइन। तो यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है इट विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो इसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट 4 है तो इसका भी क्या होगा, 4 होगा। जब आप ग्राफ पे प्रॉपरली ये चीज बनाओगे यू विल फाइंड इट, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पर अब आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालना था, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए अगर आप देखोगे सिंस ए एंड डी पॉइंट्स आर लाइंग अलोंग द सेम लाइन, तो यहाँ पर जो आपका वाई कोऑर्डिनेट है वो ए और डी के केस में, दोनों के केस में सेम होगा। तो अगर यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट -1 था ए के केस में, तो डी के केस में भी वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 होगा। तो आपके पास फर्स्ट के लिए तो आंसर आ गया, दैट इज ए पार्ट का आंसर तो आ गया 4, -1। ठीक है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स तो आपके पास आ चुके हैं। इसके बाद आपको मिड पॉइंट ऑफ बीसी निकालना है। अब इसका मतलब बीसी का मिड पॉइंट, मिडल पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, है ना। तो इसको निकालने के लिए पहले आप बीसी का क्या बना लोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमें बनाना आता है किसी सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मैंने वहां से उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर बीसी को इंटरसेक्ट करेगा वो आपका क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ बीसी होगा। ठीक है, वहां के मिड पॉइंट ऑफ बीसी आ गया। तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने करी हुई है, तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इजीली रीड कर सकते हैं। भाई एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या देखना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड दैट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। और y कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या देखना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, तो आप इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये दोनों चीजें देख लोगे तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट आ जाएंगे और आप देख सकते हो इट विल टर्न आउट टू बी 3,7। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स निकालना है ऑफ द रेक्टेंगल। तो आपके पास जब ये ग्राफ पे बना हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब स्केल लोगे, पेंसिल लोगे और डायगोनल्स बना दोगे। 5 डायगोनल्स बना दी। अब आपको दिख जाएगा कि हियर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसके कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल सिंस आपको दिख ही रहा है, तो अब आपको अगेन क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अगेन एक्स कोऑर्डिनेट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस देख लो। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस देख लो, राइट। तो आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स भी आप आ जाएंगे और वो आपके पास आ जाते हैं 3,3 as the answer. Question number 4. Question number 4 में क्या given है, taxi fare in the city for the first kilometer is ₹10 and what the subsequent distance, it is ₹6 per kilometer.
टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y। आपको इन दोनों पार्ट्स को आंसर करना है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, x किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो तो फर्स्ट किलोमीटर के फेयर की बात करी हुई है, तो ये मैंने यहाँ पर फर्स्ट किलोमीटर निकाल दिया, ठीक है। तो रिमेनिंग कितने किलोमीटर्स बचे, x-1 किलोमीटर, ठीक है। और फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपके पास फेयर कितना गिवन है, इट इज गिवन टू बी ₹10। और अगर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस पे देखो, दैट इज x-1 किलोमीटर के लिए देखो, तो इट इज ₹6 पर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए ₹6, तो x-1 किलोमीटर इज द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो x-1 किलोमीटर के लिए फेयर कितना आएगा, इट इज ₹6 into x-1, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर दिस इंफॉर्मेशन, राइट। तो आपके पास टोटल फेयर फॉर कवरिंग डिस्टेंस x किलोमीटर कितना गिवन है, ₹5। तो दिस ₹5 इज इक्वल टू ₹10 प्लस ₹6 into x-1, ठीक है। तो 10 प्लस 6 into x-1। अब हमें क्या बोला है कि लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप करोगे आपके पास आ जाएगा 6x - y + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया है। दिस इज योर आंसर फॉर ए पार्ट, ठीक है। अब बी पार्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको फेयर फाइंड करना है, दैट इज y फाइंड करना है फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अगर x 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर है अगर x, तो y निकाल लोगे भाई, ये जो इक्वेशन है इसमें x को 10 फीड कर दो, y निकाल लो। तो यहाँ से आपके पास जो बी पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा, फेयर विल टर्न आउट टू बी ₹64, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास फिगर गिवन है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी BD और DC कहते हैं इक्वल टू वन अनदर, एंड एंगल ABD इज 50 डिग्री। ABD दिस इज 50 डिग्री इफ AD इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू DC, यानी कि AD, BD और DC इक्वल गिवन है, तो मीन्स जितने ये हैं उतनी ही ये है, राइट। देन फाइंड एंगल ADC एंड ऑल्सो द बी पार्ट। तो पहले ए पार्ट कर लें। ए पार्ट में हमें एंगल ADC ये एंगल निकालना है, राइट। तो अब इन ट्राइंगल ABD, BD एंड AD आर इक्वल टू वन अनदर। तो इसका मतलब एंगल्स ऑपोजिट टू देम विल ऑल्सो बी इक्वल टू वन अनदर बाय द थ्योरम, है ना। कौन सी थ्योरम, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द एंगल्स ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल, राइट। तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। तो अब ये एंगल निकालने में हमारा इंटरेस्ट था, निकल गया। How? Using exterior angle property, we can say that this angle will be equal to sum of these two interior opposite angles, that is 100 degree. तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 100 डिग्री। अब also state the reasons क्या हुआ, मैंने सारे reasons and explanation ही बता दिए। तो सिमिलरली अब एंगल ACD निकालना है। ACD ये वाला एंगल निकालने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर अगेन इन ट्राइंगल ADC these two side lengths are given to be equal, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसके ऑपोजिट ये एंगल है, इसके ऑपोजिट ये एंगल है, these two angles will also be equal to one another। तो अगर ये एंगल x ले लूं तो ये एंगल भी कितना आएगा, x आएगा, ठीक है। अब ट्राइंगल ADC में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगी। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ADC will be equal to 180 डिग्री।
तो वहां से आपका x आ जाएगा एंड इन फैक्ट आपका एंगल ACD आ जाएगा और वो आपके पास आ जाता है 40 डिग्री। Hence done. Question number 6. Here the perimeter of a triangle is given to be 50 centimeters. अब perimeter of triangle का क्या मतलब है? The sum of all the three sides is given to be 50 centimeters. अब sides के बारे में information given है. One side of a triangle is 4 centimeter longer than the smallest side, and the third side is 6 centimeter less than twice the smallest side. अब देखो दो साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है वो, और दोनों के दोनों इंफॉर्मेशन जो है इन टर्म्स ऑफ स्मॉलेस्ट साइड है। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या लेट करना है? लेट द स्मॉलेस्ट साइड बी x सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं दोनों साइड्स की जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनसे दोनों साइड्स के एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ। यस, तो पहले इस साइड के लिए लिखते हैं। तो आपके पास क्या गिवन है कि इट इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट साइड, यानी कि साइड कितनी है? x प्लस 4 सेंटीमीटर, एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। तो यानी कि थर्ड साइड इज दिस, राइट। तो तीनों साइड्स इन टर्म्स ऑफ x आपके पास आ गई हैं। अब आपको साइड्स ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करनी है। कर लो, कैसे करेंगे भाई? हमें ये इंफॉर्मेशन भी तो गिवन थी, इसको यूज कर लेते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या कह सकते हैं कि x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 50। तीनों साइड्स का सम इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास x आ जाएगा। जब x आ जाएगा तो आप x प्लस 4 भी निकाल लोगे, 2x माइनस 6 भी निकाल लोगे, और आपके पास तीनों साइड्स अवेलेबल हो जाएंगी। आंसर इज 13 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। दीज आर द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हेरोन्स फॉर्मूला। अब हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, where s is the semi perimeter of the triangle and a, b, c are respectively the sides of the triangle. ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा? 50/2, that is 25 इंटू 25 माइनस फर्स्ट साइड, that is 15 into 25 minus the second side, that is 17 into 25 minus the third side, that is 20. इसको कैलकुलेट कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर्स में, और आपका आंसर आता है 20 to 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर एक इंश्योरेंस कंपनी की बात हो रही है। An insurance company selected 1800 drivers at random in a particular city to find a relationship between age and accident. So data obtained is given in this table. तो आपको probabilities निकालनी है of the following events, A part, B part, for a driver chosen at random from the city. ठीक है, तो exactly 2 accidents in 1 year के लिए probability निकालनी है। तो अब यहाँ पर जो टेबल है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको इस कॉलम में एज ऑफ ड्राइवर्स दी हुई है इन ईयर्स, 18 to 29 ईयर्स, 30 to 50 ईयर्स, अबव 50 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि नो एक्सीडेंट वाले इतने ड्राइवर्स हैं, 1 एक्सीडेंट वाले इतने हैं, 2 एक्सीडेंट्स वाले इतने हैं, 3 एक्सीडेंट्स वाले इतने हैं, above 3 एक्सीडेंट्स वाले इतने ड्राइवर्स हैं, एंड दीज आर एक्सीडेंट्स विच आर डन इन 1 ईयर। ठीक है, इसके बाद अब अगर मैं इसको फोकस दूं तो एग्जैक्टली 2 एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर की बात हो रही है। तो एग्जैक्टली 2 एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, एज की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, तो किसी भी एज के का ड्राइवर ये एक्सीडेंट कर सकता था, राइट। तो इसका मतलब एग्जैक्टली 2 एक्सीडेंट्स इन 1 ईयर, ऑल एजेस आर इन, तो मीन्स एग्जैक्टली 2 एक्सीडेंट्स के केस में तीनों चीजें आएंगी। इनफैक्ट तीनों
नंबर ऑफ ड्राइवर्स आएंगे बिकॉज ऑल एजेस आर एप्लीकेबल फॉर इट, है ना। तो अब यहाँ पर 1 तीनों आ गए हैं, तो इसका मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड इज 100 प्लस 68 प्लस 30, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स बेसिकली ईयर मीन्स टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स, और वो कितने हैं 1800, क्योंकि देखो फोकस किस पे है, ड्राइवर चूजन एट रैंडम पे। तो जो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट है हैपेंड है उसमें भी नंबर ऑफ ड्राइवर्स आएंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं उसमें भी नंबर ऑफ ड्राइवर्स ही आएंगे, राइट। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 198 अपॉन 1800 विच इज एक्चुअली 11 अपॉन 100। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो बी पार्ट में बीइंग 30 to 50 years of age and having no accident in a year, इसके लिए हमें देखना है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर 30 to 50 years एज, मतलब इस एज ग्रुप के ड्राइवर की बात हो रही है, और नो एक्सीडेंट्स इन अ ईयर, तो मतलब 0 एक्सीडेंट फॉर दिस एज ग्रुप। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या आता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड या नंबर ऑफ ड्राइवर्स who followed this condition, कौन से कितने हैं 486, राइट। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड 486, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स इज 1800। तो यहाँ पर जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो आंसर टर्न्स आउट टू बी 27/100, ठीक है। तो ये दोनों आंसर्स आपके पास अचीव हो गए हैं फॉर बोथ द पार्ट्स। फर्दर आप इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास फिगर अवेलेबल है, आपको एरिया कैलकुलेट करना है ऑफ ट्राइंगल बीडीसी इन द ए पार्ट। तो ये रहा आपका ट्राइंगल बीडीसी, राइट। अब इसका एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले आप डीसी लेंथ निकाल लो। डीसी लेंथ कैसे निकालोगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हियर यू आर वर्किंग आउट अ 90 डिग्री एंगल। तो वैसे भी ये सिंपल सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नजर भी आ गया हमें कि डीसी कितना है 6 सेंटीमीटर। बट सिंस इट इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको ये पूरा प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा और 6 सेंटीमीटर निकाल के दिखाना पड़ेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मानती आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू बेस। अगर मैं ये ले रही हूँ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ये होगी, अगर मैं इसको बेस ले रही हूँ तो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ये होगी। तो से मैं बेस 8 सेंटीमीटर ले लेती हूँ तो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट इज 6। अगर मैं इसको बेस और इसको हाइट ले लेती हूँ तब भी एरिया तो सेम ही आने वाला है, ठीक है। आपके पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा फॉर द ए पार्ट। इसके बाद बी पार्ट के लिए आपको देखना है, अब बी पार्ट में एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आपको निकालना है, एंड दिस वाज द शेडेड पोर्शन व्हिच वाज गिवन टू यू, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी, है ना। तो अगर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का आइडिया पता चल गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी तो अभी हमने निकाला है 24। अरे अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाल लूं तो उसमें से 24 माइनस करके मेरे पास शेडेड एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर मुझे निकालना है तो आई कैन सी दैट एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो इसका एरिया कितना होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज √3/4 इंटू 10 स्क्वायर। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आ जाता है 25√3 माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो फर्स्ट पार्ट में दैट इज ए पार्ट में आपको वैल्यू ऑफ के निकालना है। तो अगर 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, दैट इज जैसे ही मैं 2 को इन प्लेस ऑफ y इस पॉलिनोमियल में रखूंगी, दिस पॉलिनोमियल विल बिकम 0। कैसे, ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 माइनस के इक्वल टू 0। जो भी बोला वो मैंने अप्लाई कर दिया। तो वहां से अप्लाई कर दिया तो यहाँ से आ गया 16 माइनस 12 माइनस के इक्वल टू 0। तो के टर्म्स आउट टू बी इक्वल टू 4। तो दिस इज योर आंसर फॉर द ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद फैक्टराइज द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। अब के की वैल्यू आ गई है, इसको यहाँ पर स्पीड कर दो
तो 4y² माइनस 6y माइनस 4 आ जाता है पॉलिनोमियल। अब इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे भाई, सबसे पहले तो हमें कॉमन आता नजर आ रहा है 2, तो 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2y² माइनस 3y माइनस 2। इसके बाद हाँ जी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके कर दे फैक्टराइज। यस, तो ये आपके पास आ जाएगा 2y² माइनस 4y प्लस y माइनस 2। तो यहाँ पर स्प्लिट कर दी मिडिल टर्म। अब फर्दर आप फैक्टर्स बना लोगे, तो अल्टीमेटली आफ्टर फैक्टराइजेशन आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2y प्लस 1 इंटू y माइनस 2। बना सकते हो फैक्टर्स फर्दर। यहाँ से 2 कॉमन, अंदर ब्रैकेट में y माइनस 2 प्लस यहाँ से 1 कॉमन, अंदर ब्रैकेट में y माइनस 2। तो 2y प्लस 1 इंटू y माइनस 2 यहाँ से आ जाएगा इंटू 2। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया एंड दिस इज योर आंसर फॉर द बी पार्ट। अब सी पार्ट में ऑल्सो फाइंड द अदर जीरो। अब एक जीरो तो 2 गिवन है। अब अगर आपको अदर जीरो निकालनी है तो आपको पता है कि जीरो निकालने के लिए हमें क्या देखना है कि कौन सी वैल्यू ऑफ y के लिए पॉलिनोमियल जीरो बनेगा। ठीक है, एक तो 2 जब लेंगे तो y को जैसे ही 2 फीड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा एंड अल्टीमेटली 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो तभी 2 इज द 0 तो है ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, हमने वेरीफाई कर लिया। अब सिमिलरली इसके अलावा और कौन सा 0 हो सकता है, अगर मैं y को -1/2 फीड कर दूं तो आपके पास यहाँ पर -1 प्लस 1 आ जाएगा। अल्टीमेटली ये ब्रैकेट 0 इंटू एनीथिंग मीन्स 0, तो y इक्वल टू -1/2 के लिए भी पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, 0 बन रहा है। तो इट मीन्स -1/2 इज द अदर जीरो फॉर द पॉलिनोमियल। और अगर वैसे आप देखो तो 2 इज 0 इस फैक्टर से हमें पता चलता है। इस फैक्टर से अगर हमें अब 0 देखना है तो 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 करके हम देख सकते हैं -1/2 विल बी द अदर जीरो फॉर दिस पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू गिवन है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ इन ए पार्ट x माइनस 1/x। ठीक है, अब अगर ये फाइंड करना है, ये गिवन है, तो मुझे एक आइडेंटिटी याद आती है, दैट इज x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² माइनस 2। ठीक है, और ये आइडेंटिटी बनती कैसे है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। आई नो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। तो अगर मैं a की जगह x रख दूं, b की जगह 1/x रख दूं, तो मेरे पास ये आइडेंटिटी आ जाएगी। अब वंस आपके पास ये आइडेंटिटी है तो अब ये वैल्यू आप फीड कर दो, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 146 माइनस 2। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो अब x माइनस 1/x क्या क्या वैल्यूज लेगा, भाई 12 हो सकता है, यस, क्योंकि 12 स्क्वायर 144 होता है। -12 हो सकता है, यस, क्योंकि -12 स्क्वायर भी 144 होता है। तो प्लस -12 आ जाएगा x माइनस 1/x। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आंसर फॉर बी पार्ट ये हमें निकालना है। तो इसके लिए अब हम मुझे क्या फाइंड करना है, x³ माइनस 1/x³। अब अगेन इसके लिए भी मुझे आइडेंटिटी पता है, बट दिस विल बी इक्वल टू x माइनस 1/x इंटू x² प्लस 1 प्लस 1/x²। अब ये आइडेंटिटी भी मैंने कैसे लिखी, यूजिंग द आइडेंटिटी a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। वहां पर a की जगह x फीड कर दिया और b की जगह 1/x फीड कर दिया, तो मेरे पास ये आइडेंटिटी आ गई। कौन सी आइडेंटिटी आ गई, तो अब मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो इसकी वैल्यू अभी मैंने निकाली है +-12 और x² प्लस 1/x² की वैल्यू मुझे पता है 146, साथ में +1 हो रहा है, तो ये आ जाएगा +-12 इंटू 147। तो अल्टीमेटली आंसर विल टर्न आउट टू बी +-1764। So this is your answer. क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में t की वैल्यू आपको गिवन है, q की वैल्यू गिवन है, आपको
ये चारों पार्ट्स में जो वैल्यूज पूछी गई हैं वो निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले वी विल सिंप्लीफाई पी एंड क्यू विच इज गिवन, क्योंकि हम देख रहे हैं, देखो पी में भी ऊपर भी स्क्वायर रूट, नीचे भी, मतलब दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, यहाँ पर भी इरेशनल नंबर्स हैं क्यू में भी, तो कहीं ना कहीं पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जब मैं इसमें रैशनलाइज करूंगी डिनोमिनेटर, तो मैं यहाँ पर रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 - √5 अपॉन 2 - √5, तो मेरे पास आ जाएगा 2 - √5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 + √5 into 2 - √5, a plus b into a minus b, that is a square minus b square means 4 - 5 which is -1, ठीक है। सिमिलरली आप q को भी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करके लिख लोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 2 + √5 का होल स्क्वायर अपॉन -1, ठीक है। वंस आपके पास ये आ जाएगा, और ये वर्किंग आपने शो करनी है पेपर में, मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि बिल्कुल इसी ढंग से आप इसको भी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करोगे और उसके बाद आप निकालोगे, ठीक है। अब ए पार्ट में आपको p + q निकालना है, यानी कि 2 - √5 का होल स्क्वायर अपॉन -1 प्लस 2 + √5 का होल स्क्वायर अपॉन -1, यही निकालना है। तो यहाँ पर नीचे माइनस है, तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, इधर से भी माइनस उठा के हम आगे लगा सकते हैं, यस। और इनफैक्ट नीचे 1 लगाने की जरूरत है, नो नीड। तो एक्चुअली ये आपको निकालना है, तो अगर ये निकालना है तो इसके लिए आप माइनस बाहर कर लो, अंदर आपके पास आ जाएगा 2 - √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 + √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब माइनस को बाहर ही रहने दो, इसको आप कैलकुलेट कर लो, कैसे खोलोगे, a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप ओपन कर लोगे, अगर आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी आती है कि a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, किसके बराबर होता है, अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ तो a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर चाहिए मुझे, किसके बराबर होगा, डायरेक्ट आइडेंटिटी आते तो भी ठीक है, नहीं तो इसको अलग कर लो, इसको अलग खोलो, वहां से भी हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी अगर हम देखें तो किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पर आपके पास जब आप ये करोगे तो ये माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर दैट इज 2 × 4 8, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर दैट इज 2 × 5 10, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -18, तो यहाँ पर -18 इज योर आंसर, ठीक है। अब आपको बी पार्ट करना है, तो बी पार्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको p - q निकालना है, तो p - q भी निकल जाएगा, तो जैसे p + q निकाला है ऐसे p - q निकालो, जस्ट फीड द वैल्यूज एंड कैलकुलेट, तो ये आपके पास आ जाएगा 8√5, ठीक है। इसके बाद आता है p² + q², अब p² + q² निकालना है, p + q और p - q में निकाल चुकी हूँ, तो ये मैं कैसे निकालूंगी, आई कैन यूज द आइडेंटिटी, आई नो कि p² + q² किसके बराबर है, p + q का होल स्क्वायर माइनस 2pq, ठीक है। और अगर इस आइडेंटिटी को यूज करें तो p + q की वैल्यू तो हमारे पास है -18 का स्क्वायर, ए पार्ट में निकाली हुई है, -2 × pq, अब 2 × pq अगर हमने करना है तो p × q आपको पता होना चाहिए। अब p × q जब आप देखोगे तो आपको क्या करना है, दिस इंटू दिस, और नीचे -1 × -1 तो +1 ही हो जाएगा, तो बेसिकली 2 - √5 का स्क्वायर इंटू 2 + √5 का स्क्वायर करना है, यहाँ करके दिखा देती हूँ, ये करना है, नीचे तो +1 ही आ गया ऑन टेकिंग द प्रोडक्ट, तो यहाँ से आपके पास भी अगर मैं इसको खोल के लिख दूँ 2 - √5 इंटू 2 - √5 इंटू 2 + √5 इंटू 2 + √5, तो इनको क्लब कर दो, इनको क्लब कर दो, तो ये a - b इंटू a + b वाली आइडेंटिटी से आप लिख सकते हो 4 - 5,
और यहाँ पर भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी से 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 5. तो -1 इंटू -1 दैट इज 1. तो P इंटू क्यू निकाला था ये आपने, और P इंटू क्यू आपके पास किसके बराबर आ गए? 1 के बराबर. यहाँ फीड कर दो. तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 324 माइनस 2 दैट इज 322. तो इसका आंसर है 322. इसके बाद टी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. अब टी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना है तो ये तो किसके बराबर होता है? p प्लस क्यूब इंटू पी माइनस क्यूब दैट इज -18 इंटू 8 रूट 5. तो आंसर आ जाएगा आपके पास -144 रूट 5. सारे आंसर आ गए. डन.